हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू neetuzeni.com। आज की इस वीडियो में हम एनटीए अभ्यास 3 मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत कुल हम 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक भाग में हम 30 प्रश्नों का यानी कि 3 भाग में हम 90 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अनुलेखन के दौरान होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की एक डीएनए अनुक्रम से जुड़ता है। उस स्थान पर डीएनए को सैंडल की तरह संरचना माना जाता है। इस अनुक्रम को क्या कहा जाता है? इस अनुक्रम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि बोल रहा है कि अनुलेखन के दौरान होलो एंजाइम पॉलीमरेज एक डीएनए अनुक्रम से जुड़ता है और उसी स्थान पर क्या होता है? डीएनए सैंडल की तरह जो होता है वो मतलब संरचना मानी जाती है। इस अनुक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आटा बॉक्स यानी कि ए डबल ट्रिपल ए टी बॉक्स, टाटा बॉक्स, जाटा बॉक्स एंड काटा बॉक्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको लिया गया जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन नामक चैप्टर से, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाटा बॉक्स। क्या होगा? टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्या होता है? टाटा बॉक्स यूकैरियोटिक उन्नयन क्षेत्र में उपस्थित होता है। जो टाटा बॉक्स होता है ये प्रोकैरियोट के प्रीबोनो बॉक्स के साथ समानता होती है। टाटा बॉक्स की पहचान किसने की थी पहली बार? डॉक्टर हिगिंस ने की थी। ठीक है, टाटा बॉक्स की पहचान डॉक्टर हिगिंस ने की थी प्रथम बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजेन संरचनात्मक रूप से किसके समरूप होता है? तो ग्लाइकोजेन की जो संरचना होती है, मतलब आपने पढ़ा होगा कि दो स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरली सेम हो लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन में अलग अलग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? आप एक बार इस आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन की जो संरचना है वो किसके समरूप होता है ये पूछ रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज और सेल्यूलोज। ठीक है, क्या है? ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज और सेल्यूलोज। हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। यानी कि ग्लाइकोजेन वो क्या है? स्टार्च की जैसी इसकी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजेन कहाँ पाया जाता है भैया? ग्लाइकोजेन जो है पादप तथा जानवरों में संचय होता है। कहाँ होता है? पादप और जानवरों में संचय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण में परिवर्तन के बावजूद स्वनियमित तंत्र द्वारा अनुकूल आंतरिक परिस्थिति के अनुरक्षण किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास समस्थापन, एंट्रोपी, एंथैल्पी और स्थिर अवस्था। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा समस्थापन। समस्थापन होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो होता है परिवर्तन जो होता है पर्यावरण में, इसके बावजूद हम स्वनियमित तंत्र द्वारा अनुकूल आंतरिक परिस्थितियों के अनुरक्षण करते हैं। इस विधि के द्वारा, क्या? स्वस्थापन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप किस संदिग्ध पर अपराध का आरोप लगाएंगे? आप किस संदिग्ध पर अपराध का आरोप लगाएंगे? पीड़ित के लिए ये डायग्राम है और अपराध स्थल नमूने के लिए ये वाली डायग्राम है और संदिग्ध 1 के लिए ये डायग्राम है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये क्वेश्चन हमारे भी दिमाग के ऊपर ही है लेकिन फिर भी इसको बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी कि हाँ डी ऑप्शन जो बोल रहा है केवल संदिग्ध 2, यानी कि केवल संदिग्ध 2 दिए गए आरेख में केवल संदिग्ध 2 नमूना अपराध स्थल नमूने से अधिकतम पट्टी। अच्छा, जिसमें अधिकतम पट्टी होगा वही क्या दर्शाएगा? वही मतलब
विक्टिम को दर्शाएगा, यानी कि सॉरी अपराधी को दर्शाएगा, ठीक है, वही अपराधी को दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वस्थानिक संरक्षण संबंध में राष्ट्रीय आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण को किस स्थापना के द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि स्वस्थान संरक्षण मतलब उसी खास एरिया में किसी टाइप का जो है प्रिजर्व मतलब सुरक्षात्मक आवरण बना के किसी भी सजीव को या किसी भी जीव को संरक्षित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसका जो है एग्जाम्पल क्या क्या होगा, सॉरी फॉर दैट, इसका जो करेक्ट मतलब एग्जाम्पल स्वस्थानिक संरक्षण का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव संरक्षित क्षेत्र, उपयुक्त में से सभी। तो यानी कि ये तीनों क्या है? ये तीनों है आपके स्वस्थानीय संरक्षण। आपको ये ना इकोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है भैया, इकोलॉजी में मिलेगा। अगर आप अदर बुक से पढ़ते हैं तो आपको प्रथम अध्याय में ही मिलेगा कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण जैव विविधता के संरक्षण की वह विधि है जहां पे जीवित प्रजातियों को मुख्य रूप से जंगली और लुप्त प्राय प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में, मैंने बोला ना उनके प्राकृतिक आवास में जहां पे है वहीं पे, ठीक है, आवास में पर्यावरण में बचाया जाता है। इसे हम जैव संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके संदर्भ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कपास के संदर्भ में गलत को पहचान कीजिए, यानी कि बीटी कॉटन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके बारे में पहचान कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास बैसिलस थ्रोजेनेसिस के सूखे बीज को इसकी कमजोर पत्तियों पर छिड़का जाता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इररिलेवेंट है, इसमें कोई ऑप्शन कोई चीज मतलब इसके लायक नहीं बता रखा है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये की गलत है, यानी कि कोई किसी के पत्ती पे छिड़का नहीं जाता भैया। ये जेनेटिक्स जो है जीएम क्रॉप मतलब वाले चैप्टर में आपका आता है, यानी कि आनुवंशिकी वाले चैप्टर में आता है जहां पे हम आनुवंशिकी के मदद से फसलों को इम्प्रूव करते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि 3PGA यानी कि 3PGA ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, किसमें प्रथम स्तर उत्पाद होता है? किसमें प्रथम स्तर उत्पाद होता है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन उपचयन चक्र, प्रकाशीय श्वसन, प्रकाशीय अभिक्रिया और ये सभी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन उपचयन चक्र का जो होता है 3PGA प्रथम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोहाइड्रेट उपचयन में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां भाग लेती है या समुच्चय को चिन्हित कीजिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जब टूटने की प्रक्रिया होती है मतलब C6H12O6 जब टूटती है किसमें टूटती है? सॉरी C12H22O11 जब टूटती है तो ये देती है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज देती है प्लस हीट जनरेट करती है। तो इसके टूटने में कौन सी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड, अब आपको एक बात बताते चले कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, ठीक है। एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक अपना सिक्रीशन जो होती है वह किसी ट्यूब में करती है, किसी नली में करती है, और दूसरा क्या होता है अपना सिक्रीशन यानी कि अपना स्राव डायरेक्ट यानी कि पूरे संपर्क पूरी तरीके से क्या कहाँ करती है? रक्त में करती हैं। एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं? बिना डक्ट वाली होती है, बिना नलिका वाली होती हैं। तो ये डायरेक्ट कहाँ करती हैं? ब्लड में करती हैं। तो इसका ऑप्शन है अग्नाशय, तंत्रिका, प्यूसिका और अधिवृक्क। अग्नाशय अग्र प्यूसिका ग्रंथि और थायराइड, अग्नाशय प्यूस और यकृत, अग्नाशय अग्र प्यूसिका ग्रंथि और थाइमस ग्लैंड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अग्नाशय अग्र प्यूसिक
ग्रंथि और थायराइड जो होती है ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, जो बोन होगा, जो हमारा हड्डी होगा वो भंगुर हो जाती है, यानी कि कुछ भी होगा तो फटाक से फ्रैक्चर यानी कि फटाक से टूट जाएगा। तो ये किसके वजह से होती है, गाउट तो होगा नहीं, ठीक है, गाउट क्योंकि ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून यानी कि खुद के जो इम्यूनिटी के द्वारा डिसऑर्डर उत्पन्न किया जाता है वो यह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो हमारे पास ऑप्शन है अस्थि सुसुरता, गाउट, संधिशोथ या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि अस्थि सुसुरता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का युग्म बहुजीनी वंशगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास क्या है बहुजीनी वंशगति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन है हमारे पास मानव आंख का रंग और दात्र कोशिका का रक्तअल्प, मनुष्य में जीव वेलन और चूहे का बाल वर्णक, मनुष्य में एवियोरक समूह और मिराबिलिस जलाप्पा के पुष्प का रंग, मानव की लंबाई और त्वचा का रंग। ये इनमें से कौन बहुजीनी वंशगति का एक उत्कृष्ट उत्पादन है, यानी कि मल्टीपल एलील्स का। मल्टीपल जो जीन का एग्जाम्पल है वो है मानव की लंबाई तथा त्वचा का रंग। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है साइक्लोस्पोरिन ए का स्रोत है। ऑप्शन है स्पर्जिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा, मोनोकोकस परप्यूरियस और कैंडिडा लेपोलिटिका। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म। ये होता है हमारा साइक्लोस्पोरिन, इसी से प्राप्त किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन एक प्रकार की इम्यूनिटी सप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसका उपयोग हम अंग प्रतिरोध रोगियों के लिए एक प्रतिरक्षक निषेधात्मक कारक के रूप में करते हैं। यह हमें एक प्रकार की कवक यानी कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम द्वारा उत्पादित किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक प्रकार की कवक है यानी कि फंजाई है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकासीय वर्गीकरण को कहा जाता है। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज कृत्रिम प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, जातीय वृत्तीय प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जातीय प्रणाली इज आल्सो नोन एज। जातीय प्रणाली को हम विकासीय वर्गीकरण भी कहते हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। ये आपको अध्याय 1 में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार युग्म उपस्थित होता है। डीएनए के जो अणु होते हैं उनमें से कौन सा क्षार युग्म उपस्थित होता है। ऑप्शन है साइटोसिन और एडिनिन, एडिनिन थाइमिन, एडिनिन ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडिनिन और थाइमिन। क्या होगा, एडिनिन और थाइमिन जो हमारा डीएनए के क्षार युग्म में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश एक बीजी पत्रियों में अप्रकाशकीय अभिक्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है। यानी कि मोनोकोटिलिडनी जो प्लांट होते हैं उनमें जो अप्रकाशकीय यानी कि लाइट एब्सेंट वाला रिएक्शन, डार्क रिएक्शन जो होती है इसमें प्रथम उत्पाद क्या होती है। ऑप्शन है हमारे पास मैलिक अम्ल, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्जेलेट अम्ल। क्या होगा, ऑक्जेलेट अम्ल। ऑक्जेलेट अम्ल 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल C3 चक्र में बनने वाला प्रथम उत्पाद होता है।
यह जो होता है प्रथम उत्पाद होता है। ठीक है भैया, क्या होता है? प्रथम उत्पाद होता है। फिर यह ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है। ऑक्सो एसिटिक अम्ल कार्बन अम्ल 4 कार्बन यानी कि C4 प्लांट में निर्मित प्रथम उत्पाद होता है और फिर यह मैलिक में बदल जाता है, यानी कि एसिटिक एसिड अम्ल जो होता है यह मैलिक में बदल जाता है। ठीक है, इसको हैंस एंड स्लैक साइकिल पाथवे के भी नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोल रखा है कि अंडाणु को भेदने वाले शुक्राणु की प्रारंभिक मुख्य रूप से प्रक्रिया अंडाणु को भेदने वाले शुक्राणु की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है यांत्रिकी, रासायनिक, वैद्युत स्थितिकी और तापीय। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा वो क्या होगा? रासायनिक। यानी कि जब ओवम के पास जाता है स्पर्म जब ओवम के पास जाता है तो क्या करता है भैया? अपने यहाँ से सिक्रीट करता है एक रसायन जो कि ओवम के वाल को तोड़ता है और जाके यहाँ पे मेट होता है। तो यह यांत्रिकी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दौड़ा दौड़ी नहीं हो रहा है। स्थिर वैद्युतिकी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं है। और तापीय भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार की हीट की जरूरी नहीं है। लेकिन रसायन की जरूरी है क्योंकि रसायन जो है हाइड्रोयूरोनिडेज जो कि कहाँ से निकलता है भैया? कहाँ से निकलता है? यह निकलता है एक्रोसीन से निकलता है। एक्रोसीन से निकल के इसको तोड़ता है। ठीक है भैया, इसलिए इसको हम बोलेंगे रासायनिक। अब है गतिशील चल बीजाणु निम्न द्वारा निर्मित होता है। जो गतिशील चल बीजाणु है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शन है क्लाइडोमोनास, पेनिसिलियम, बैसिलस और अमीबा। किसके द्वारा निर्मित होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लाइडोमोनास के द्वारा निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सामान्य सांस लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान लगभग आधा लीटर वायु लेता है और बाहर निकालता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। हम इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में बता रहे हैं। इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, रुक जाइए ऑप्शन पढ़ने दीजिए एक बार। अंतः श्वसन संरक्षित आयतन, श्वसन वायु आयतन, बाह्य श्वसन संरक्षित आयतन और श्वसन वायु धारिता। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि श्वसन वायु धारिता। ठीक है भैया, इसको हम टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। टाइडल वॉल्यूम अभी आपको मैंने बताया था, टीबी भी बोलते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है माउस से, तो ये आप समझ सकते हैं टाइडल वॉल्यूम। हाँ साथियों, एक बात और आपको बताना भूल गया कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आप सबका इतने सहयोग और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, और आने वाले कुछ समय में हम अच्छी और भी वीडियो आपके लिए नई सीरीज लाएंगे जिससे आप सभी साथियों का, आप तमाम हिंदी माध्यम के साथियों का कुछ अच्छा हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। डीएनए प्रतिकृति किसके द्वारा होती है? यानी कि डीएनए का जो है रेप्लिकेशन वो किसके द्वारा होता है? किस फेज में होता है? कोशिका चक्र के पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्य अवस्था और अंतरा अवस्था, यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और इंटराफेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंतरा अवस्था, यानी कि इंटरफेज। अगला क्वेश्चन है MAB किसका प्रतीक है? यानी कि MAB किसका प्रतीक है? MAB किसका प्रतीक है? यानी कि MAB जो है मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, मानव और जीव विज्ञान कार्यक्रम नहीं है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम से संबंधित है। क्या है? मानव और जैव मंडल कार्यक्रम से संबंधित है। मैन एंड बायोस्फीयर इसे इंग्लिश में
कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक है? अपघटक क्या होता है? अपघटक होता है जो कि अपघटनकारी क्रियाओं में सम्मिलित होता है, यानी कि किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करता है अपनी, मतलब फूड वूड के लिए, जब इस पे भोजन के लिए निर्भर रहता है तो इसे तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी कि अपघटन करता है अपघटक के द्वारा। ऑप्शन है हमारे पास टेरिस, जीवाणु, मृतो मृत मृतोपजीवी कवक, और ए और सी दोनों। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी और सी दोनों, यानी कि जीवाणु भी और मृतोपजीवी जो मृत चीजों के ऊपर जो ग्रो करते हैं वो क्या है? दोनों अपघटक के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अनिषेचक फल किसके द्वारा प्रेरित होता है? ऑप्शन है हमारे पास एबिसिक एसिड, ऑक्सिन, जायंटीन और साइटोकाइनिन। ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है क्या है? ऑक्सिन के द्वारा होता है। क्या होता है? ऑक्सिन के द्वारा, यानी कि पार्थिनोकार्पी फल जो होती हैं, मतलब अनिषेचक फल जो होती हैं, ऑक्सिन के द्वारा प्रेरित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियों को कूट पसली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनके बाहरी भाग निम्न से संलग्न होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास पश्च उरोक अस्थि से, 7वीं पसली के पार्श्व उपस्थित से, इनके पास कोई पार्श्व उपस्थित नहीं होता, ये वास्तविक पसलियां नहीं होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, यानी कि सॉरी 7वीं पसलियों की पार्श्व उपस्थित से उपस्थित है। यांत्रिकी ऊतक किस सजीव में होती है? ऑप्शन है स्केलेटन काइमा, कोलेन काइमा, कोलेडेन काइमा और पैरेन काइमा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कोलेन काइमा में उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, नो स्टॉक है। नो स्टॉक है एक हरित शैवाल, पीला हरा शैवाल, नील हरित शैवाल और लाल शैवाल। नो स्टॉक है, तो नो स्टॉक है एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक जो कि साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। यह कहाँ पाई जाती है? यह मिट्टी में, गीली चट्टानों पे, झीलों और झरने में पाई जाती है। इनका कभी कभी जो होता है समुद्र में भी आवास पाई जाती है, ठीक है। यह तंतुओं से बनी कॉलोनी का निर्माण करते हैं और पेरासेलस ने नॉन स्टॉक का नाम दिया था। तो नॉन स्टॉक क्या है? नॉन स्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, यानी कि नील हरित शैवाल है, यानी कि हरित शैवाल इसको बोलेंगे नील हरित शैवाल। क्या बोलेंगे? नील हरित शैवाल, यानी कि साइनोबैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है, कुछ नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है वो क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषक होते हैं, संश्लेषमा से घिरे होते हैं, हर जगह वृद्धि करने वाले होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होते हैं। करेक्ट आंसर डी होगा, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ब्लू ग्रीन अलगी, यानी कि बीजीए। अभी जो हमने पढ़ा था वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नील हरित शैवाल क्या करती हैं? नील हरित शैवाल जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो जैव उर्वरक के रूप में काम में आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यानी कि कार्बनिक उर्वरक का एक अच्छा उदाहरण है जो फास्फोरस के अवशोषण को बेहतर बनाता है। PAM कवक, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा VAM कवक, यानी कि VAM कवक। VAM कवक क्या करती है? VAM कवक क्या करती है? माइकोराइजा संबंध बनाती है, यानी कि कवक मूल में ये संबंध बनाती है। VAM का फुल फॉर्म है वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। यह पादप में फॉस्फेट पोषण में सार्थक भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, औषधि जो रक्तचाप और हृदय दर में वृद्धि का कारण बनती है वह है एक वैसा दवा जो कि हृदय की जो रक्तचाप होती है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और हृदय की दर को वृद्धि
का कारण बनती है वो क्या कहलाती है? वो होती है प्रशांतक यानी कि ट्रिनक्लाइजर, टेराटोजेन, एपिएट्स यानी कि अफीम, अफेनी और निकोटीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा निकोटीन। निकोटीन क्या करती है? हमारे बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को यानी कि हृदय गति को, दोनों को क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए विषाणु मुक्त पादपों को उगाने के लिए कौन सा भाग सबसे प्रयुक्त होता है? यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए विषाणु मुक्त यानी कि बिना विषाणु वाले पादप को उगाने के लिए कौन सा भाग सबसे प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है हमारे पास छाल, संवहनी ऊतक, विभोज्य ऊतक यानी और पर्व संधि। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा विभोज्य ऊतक। विभोज्य ऊतक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया, बताइए क्या कहते हैं? कोई नहीं, आप बताएंगे, हम कितना बताएं, हिंदी में तो बता ही रहे हैं, इंग्लिश की कोई जरूरत ही नहीं है। मनुष्य के दोनों फेफड़े में उपस्थित पालियो और कूपिका का कुल संख्या कितना होता है? कितना अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रखा है। क्रमशः 7 और 30 मिलियन, 5 और 300 मिलियन, 19 और 300 मिलियन, 18 और 300 मिलियन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 और 300 मिलियन। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्या बोल रहे हैं। फेफड़ा में कूपिका जो होता है दोनों फेफड़ों में उपस्थित पालिकाओं और कूपिकाओं यानी कि ये होगा 505 और ये होगा 300 मिलियन। ठीक है, कूपिकाओं और पालिकाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में नलिका नहीं होती? चलिए भैया, लार ग्रंथि में नलिका होती है, स्तन ग्रंथि में भी नलिका होती है, आंत की ग्रंथि का पता नहीं और वृक्क ग्रंथि में नहीं होती है। पूछ रखा है नहीं होती है। अच्छा, वृक्क ग्रंथि में यानी कि वृक्क ग्रंथि में क्या होती है? नहीं होती, सॉरी, अधिवृक्क ग्रंथि में नलिका नहीं होती है। यह डक्टलेस ग्लैंड होते हैं यानी कि एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है और ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल है। याद कर लीजिएगा, सबसे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। साथियों, वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। तब तक के लिए ओके बाय।